Hello students, this is the second video of the chapter The Portrait of a Lady by खुशवंत सिंह। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो ग्रैंड मदर है उसको अपने ग्रैंडसन का म्यूज़िक सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और उसके साइलेंस से पता चल जाता है कि वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं है, जिसके बाद से वो अपने ग्रैंडसन से बात करना बहुत कम कर देती है। नाउ when I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. अभी तक तो क्या था कि अभी ग्रैंडसन और ग्रैंड मदर दोनों सेम रूम में रहते थे, लेकिन फिर भी उनके बीच में डिफरेंसेस आ चुके थे। लेकिन अब जब ऑथर यूनिवर्सिटी जाना स्टार्ट कर दिया, मतलब अब कि वो ग्रोन अप हो चुका है, बड़ा हो चुका है, तो अब उसके पास अपना खुद का एक पर्सनल रूम है। दैट मीन्स आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। अभी एक जो कॉमन लिंक बचा था, कॉमन लिंक क्या था कि दोनों सेम रूम शेयर करते थे और कम से कम रोज़ एक दूसरे को देख पा रहे थे। तो अब जो बचा कुछ कॉमन लिंक भी था वो पूरी तरीके से स्नैप्ड हो चुका था। स्नैप्ड मीन्स ब्रेक सडनली और कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से जो फ्रेंडशिप का लिंक था वो पूरी तरीके से अब ख़त्म हो चुका था। My grandmother accepted her seclusion with resignation. Now here seclusion means the state of being private and away from the people. That means मतलब पूरे टाइम अपने में ही रहना, अलग रहना, दूसरों के साथ उठना बैठना नहीं, that is known as seclusion. So here accepted her seclusion with resignation means the grandmother accepted a lonely life as she accepted the separation from her grandson without ऑब्जेक्शन। मतलब अब उसने क्या एक्सेप्ट कर लिया था, एक लोनली लाइफ का एक्सेप्ट कर लिया था। उसने अपने ग्रैंड सन से अलग होना एक्सेप्ट कर लिया था बिना किसी ऑब्जेक्शन के। शी रियरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। हियर स्पिनिंग व्हील मीन्स वो जो होता है ना चरखा जिससे धागा बनाया जाता है, दैट इज़ नोन एज स्पिनिंग व्हील। तो बहुत रियरली ही ऐसा होता था कि वो अपना स्पिनिंग व्हील जो है वो छोड़ा करती थी, क्योंकि वो पूरे टाइम अपने स्पिनिंग व्हील के साथ ही रहती थी। From sunrise to sunset, she sat by her wheel spinning and reciting prayers. अब सुबह से लेकर शाम तक, दैट इज़ सनराइज टू सनसेट, वो पूरे टाइम अपने स्पिनिंग व्हील के साथ बैठी रहती थी और व्हील को स्पिन करती रहती थी, मतलब धागा बुनती रहती थी, एंड रिसाइटिंग प्रेयर्स, और पूरे टाइम कुछ ना कुछ जो रिलीजियस चीज़ें होती हैं ना, मतलब भजन वगैरह सॉर्ट ऑफ, और पूरे टाइम वो जाप की माला जपते रहना, वो ही करा करती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर अ वाइल टू फीड द स्पैरोज। सिर्फ एक दोपहर का ही टाइम होता था जब वो थोड़ी सी रिलैक्स फील करती थी, जब वो व्हील को स्पिन नहीं करती थी, प्रेयर्स रिसाइट नहीं करती थी। वो उस टाइम पे कुछ टाइम पर रिलैक्स होने के लिए बस वरांडा में जाकर बैठ जाती थी और स्पैरोज को फीड कराया करती थी। While she sat in the veranda breaking the bread into little bits, hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. अब जब while she sat in the veranda, जब वो वरांडा में बैठी रहती थी, breaking the bread into little bits, bread मतलब यहाँ पे वो जो भी रोटी या ब्रेड जो भी लिया करती थी वो उसके छोटे छोटे टुकड़े करके उस वरांडा में डाल दिया करती थी। तो उस टाइम पे क्या हुआ करता था कि hundreds of little birds, मतलब काफ़ी सारी जो बर्ड्स हैं वो वहाँ पर कलेक्ट हो जाया करती थी, उसके राउंड में, सराउंडिंग्स में कलेक्ट हो जाती थी, मतलब इकट्ठा हो जाती थी उन ब्रेड के पीसेस को खाने के लिए। क्रिएटिंग अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग्स। वेरिटेबल का मतलब होता है कुछ इंटरेस्टिंग, बैडलम का मतलब होता है यहाँ पे कन्फ्यूजन क्रिएट करना, ऑफ चर्पिंग्स मतलब जो स्पैरोज की आवाज़ होती है। सो अ वेरिटेबल बैडलम ऑफ चर्पिंग्स मीन्स रिफर्स टू द नॉइज एंड कन्फ्यूजन कॉज्ड बाय द चर्पिंग्स ऑफ स्पैरोज। मतलब स्पैरोज जो आवाज़ कर रही थी वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो थी है, लेकिन कुछ कन्फ्यूजन भी क्रिएट करती थी कि वो लोग क्या बोलना चाह रही हैं। पूरे टाइम चीची चीची करा करती थी। सम केम एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स। अब कुछ आती थी एंड दे वर पर्स्ड ऑन हर लेग्स। नाउ हियर पर्स्ड मीन्स रेस्टिंग ऑन समथिंग, दैट मीन्स किसी के ऊपर बैठ जाना, किसी भी चीज़ के ऊपर बैठ जाना। तो कुछ स्पैरोज आती थी एंड पर्स्ड ऑन हर लेग्स, मतलब वो जो ग्रैंड मदर है उनके लेग्स पर रेस्ट करने लगती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स, कुछ उनके शोल्डर्स पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ स्पैरोज तो ऐसी थी जो उनके सर पे भी बैठ जाती थी। She smiled but never shooed them away. Now here shooed means when a person
शूक अवे समथिंग। शूक अवे समथिंग मतलब जब कोई भी पर्सन किसी भी एनिमल या बर्ड को भगाता है ना, तो वो शू शू करके आवाज़ करता है। सो दैट इज़ नोन एज दैट। सम इवन सेट ऑन हर हेड बट शी ऑलवेज स्माइल बट नेवर शूट दैम अवे। वो हमेशा मुस्कुराया करती थी लेकिन कभी उसने उसको मतलब स्पैरोज़ को कभी भगाया नहीं। इट यूज़ टू बी द हैप्पीस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। मतलब ये जो आधा घंटा होता था ये पूरे दिन का उसके लिए सबसे खुशी भरा और रिलैक्स्ड रहता था, जब वो थोड़ी सी सेटिस्फाइड रहती थी और हैप्पी रहती थी। When I decided to go abroad for further studies, I was sure my grandmother would be upset. अब जब वो अब्रॉड जा रहा था अपनी फर्दर स्टडीज़ करने के लिए, अपनी हायर स्टडीज़ करने के लिए, ऑथर को विश्वास था दैट ही वॉज श्योर कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो काफ़ी अपसेट हो जाएगी, क्योंकि उसकी ग्रैंड मदर तब भी बहुत अपसेट हुई थी जब वो इंग्लिश स्कूल जाने लगा था और जब उसका रूम अलग हो गया था। तो अब तो ये अब्रॉड जा रहा है, तब तो शायद से और उसकी ग्रैंड मदर जो है काफ़ी अपसेट हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years एंड एट हर एज वन कुड नेवर टेल। अब बोल रहा है कि वो पूरे 5 साल के लिए बाहर जा रहा है और जो उसकी ग्रैंड मदर की एज है कुछ कहा नहीं जा सकता। हो सकता है वो बहुत फूट फूट के रोने लगे, इमोशनल हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कोट शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल। लेकिन जैसा कि ऑथर ने एक्सपेक्ट किया, उसकी ग्रैंड मदर जो है वो टोटली डिफरेंट थी। यहाँ तक कि शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, उनमें कुछ सेंटिमेंट्स भी नहीं थे, वो इमोशनल बिल्कुल भी नहीं हुई। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन। ग्रैंड मदर उसको स्टेशन छोड़ने के लिए तो जाती है लेकिन वो उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती और ना ही वो कोई इमोशंस शो कर रही है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी है, उसको वो नहीं चाहती कि उसका ग्रैंडसन बाहर जाए। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर। पूरे टाइम वो जो है प्रेयर ही गाती रही, उसका जो माइंड है वो पूरी तरीके से प्रेयर में मग्न हो चुका था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीड्स ऑफ अ रोजरी। और जो उसका हैंड्स है, उसकी जो फिंगर्स है वो पूरे टाइम वो जाप की माला जो है वो उसको फेरते जा रही थी, मतलब उस पर जाप बोलती जा रही थी। Silently she kissed my forehead and when I left I cherished the moist imprint as perhaps the last sign of physical contact between us. ना अब वो बहुत धीरे से एकदम शांत हुए, बिना कुछ बोले हुए वो ऑथर का जो फॉरहेड है मतलब माथा जो है वो चूम लेती है। एंड व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिस्ड। अब जैसे ही वो वहाँ से अलग हो रहा है, ही चेरिस्ड। चेरिस्ड क्या मतलब है? होल्ड समथिंग। द मॉइस्ट इम्प्रिंट। अब मॉइस्ट का मतलब है यहाँ पर वेट, एंड इम्प्रिंट मतलब उसके इम्प्रेशन। मतलब यहाँ पे जो ऑथर है वो कहना चाह रहा है व्हेन आई लेफ्ट आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज पर हैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। मतलब बोल रहा है कि अब जैसे ही वो उससे अलग अलग हो रहा है, मॉइस्ट इम्प्रिंट का मतलब है उसके आँखों में अब जो एक नमी सी आ गई है, उसके आँखों में जो है आंसू से आ गए हैं, जो उसको चेरिश करके रख रहा है, मतलब होल्ड करके रख रहा है, वो अपने आंसुओं को गिरने नहीं दे रहा है। अब उसकी आंखें नम क्यों हो जाती है? वो इसलिए एज पर हैव्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, क्योंकि उसको ये फीलिंग आ जाती है क्योंकि अब वो 5 सालों के लिए जाने वाला है। तो हो सकता है कि जब वो वापस लौटेगा तब शायद से वो अपनी ग्रैंड मॉम को नहीं पाएगा क्योंकि वो काफ़ी ओल्ड हो चुकी थी। तो हो सकता है कि जब वो वहाँ से लौटेगा तब तक शायद से उसकी ग्रैंड मॉम ना रहें। सो यहाँ पे वो इसलिए वो डिनोट करता है दैट परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस। बट that was not so. After 5 years I came back home and was met by her at the station. लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये उसके एक्सपेक्टेशन से टोटली अपोजिट था। जब वो 5 years के बाद वो घर वापस आता है तो वो अपनी ग्रैंड मॉम से फिर से स्टेशन पे मिलता है। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर। वो एक भी दिन बूढ़ी नहीं लगती, जितनी बूढ़ी वो उसको छोड़ कर गया था, जितनी ओल्ड वो उसको छोड़ के गया था वो अभी भी वैसी की वैसी थी, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आए थे। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। उसके पास लेकिन अभी भी उससे बात करने के लिए बिल्कुल टाइम नहीं था। एंड वाइल शी क्लैप्स्ड मी इन हर आर्म्स एंड आई कुड हियर हर रिसाइटिंग विद प्रेयर्स। अब यहाँ पे जो क्लैप्स्ड है, क्लैप्स का मतलब होता है टाइटली गले लगा लेना। तो यहाँ पे जो ग्रैंड मॉम है उसको देखते गले लगा लेती है लेकिन फिर भी उससे कुछ बात नहीं कर रही है। और जो ऑथर है वो अभी भी अपनी ग्रैंड मॉम की आवाज़ को सुन सकता है कि वो अभी भी कुछ भजन या फिर जाप ही गा रही है। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वर विद द स्पैरोज whom she fed longer and with fabulous reviews।
यहाँ तक कि फर्स्ट डे जब वो घर आया तब भी उसकी जो ग्रैंड मॉम है उसका हैप्पीएस्ट मोमेंट वही था, किसके साथ, स्पैरोस के साथ, जिसको वो बहुत देर तक फीड कराती रही। मतलब वही जो ब्रेड के क्रम्स हैं वो उसके टुकड़े तोड़ तोड़ के चिड़ियों को फीड करा रही थी। एंड विथ फ्रिवलेस रिब्यूक्स, फ्राइबलेस का मतलब होता है लाइट हार्टेड, मतलब लाइट हार्टेड मतलब कुछ लोग होते हैं ना जो बच्चों को डांटते हैं एकदम बहुत धीमे तरीके से, लेकिन वो गुस्सा नहीं होते हैं, सिर्फ ऐसे ही, तो दैट इज़ फ्राइबलेस। एंड रिब्यूक्स मीन्स डिसअप्रूवल ऑफ समथिंग, मतलब जब बच्चों को मना करा जाता है कि नहीं ऐसा मत करो, तो उसी तरीके से वो शायद से वहाँ पर जो चिड़िया हैं जितनी भी स्पैरोज़ हैं वो उसको डांट रही है। दैट उसको हम बोल सकते हैं लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स, मतलब उनको डांट तो रही है लेकिन प्यार से, दैट इज़ लाइट हार्टेड स्कोल्डिंग्स। इन द इवनिंग अ चेंज केम ओवर हर, शी डिड नॉट प्रे। अब क्योंकि ऑथर उसको हमेशा से ही लगातार, मतलब हमेशा से मतलब कुछ टाइम से उसको प्रेयर करते ही देख रहा है, लेकिन अचानक से शाम के टाइम पे उसमें एक चेंज आ जाता है और शाम को जो ग्रैंड मदर है वो प्रेयर नहीं कर रही थी। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टेड टू सिंग। बल्कि उस शाम को उसने कुछ औरतों को कलेक्ट करा, जो उसके आसपास वो उसकी लेडीज़ होंगी उनको कलेक्ट करा और एक ओल्ड ड्रम लेके आई। ओल्ड ड्रम लाइक कुछ लेडीज़ होती है ना, वो ढोलक वगैरह लेके फिर उस पे बजा के फिर गाना गाती हैं, सॉर्ट ऑफ लाइक दैट मीन्स वी कैन से इट्स सॉर्ट ऑफ चैंटिंग। चैंटिंग का मतलब कुछ भजन कीर्तन करना, बट शायद से यहाँ पे इसलिए था क्योंकि उसका जो ग्रैंडसन है वो काफ़ी टाइम बाद आया था, तो उसके आने की खुशी में उसने नेबरहुड की लेडीज़ को, मतलब अपने आसपास पड़ोस की लेडीज़ को कलेक्ट किया और ड्रम लेकर उन्होंने गाना स्टार्ट कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी थम्ड द सैगिंग। शी थम्ड का मतलब वो क्या कर रही थी, उस ड्रम पर हिट कर रही थी। किस ड्रम पे? द सैगिंग स्किन्स ऑफ द डिलेपिटेटेड ड्रम। सैगिंग का मतलब होता है सिंकिंग डाउनवर्ड्स। डाउनवर्ड मतलब थोड़ी सी श्रिंक हो गई, मतलब अंदर की तरफ धंस गई है। एंड डिलेपिटेटेड का मतलब है दैट इट इज़ डेस्पेयर और रूनू, मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो चुका है। मतलब यहाँ पे ड्रम की हालत बताई जा रही है, कंडीशन बताई जा रही है, पूरी तरीके से ख़राब है, उसकी जो स्किन है वो अंदर की तरफ धंस गई है। सो उसकी ग्रैंड मॉम क्या कर रही है, उसको लगातार थम्ड करती जा रही है, मतलब हिट करती जा रही है और लेडीज़ के साथ में गाना गा रही है। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और वो वाले गीत गा रही है जब किसी वॉरियर के वापस आ जाने पे गाया जाता है। तो सेम आज वो उसके लिए अपने ग्रैंडसन के लिए कर रही है कि वो इतने सालों बाद वापस आ रहा है, तो इसके लिए उसने ये गैदरिंग रखी है। वी हैड टू परस्यूड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग। अब वी हैड टू परस्यूड मतलब जो वो लोग हैं, मतलब बाकी के घर के मेम्बर्स हैं, वो उससे बात कर रहे हैं, उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, टू अवॉइड मतलब ओवर स्ट्रेनिंग का मतलब होता है ओवर डूइंग समथिंग। और यहाँ पे जो ग्रैंड मॉम है वो लगातार जो है वो गाने गाए जा रही है, ड्रम को बजाया जा रही है। सो दैट वॉज नॉट गुड फॉर हर, जस्ट एज बिकॉज शी इज़ वेरी ओल्ड। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन that was the first time since I had known her that she did not pray। तो यहाँ पे ऑथर बता रहा है कि फर्स्ट टाइम है, कि फर्स्ट टाइम वो अपनी ग्रैंड मॉम कैसे देख रहा है कि वो प्रे नहीं कर रही है, वो उसके लिए बल्कि एक गैदरिंग रख के गाने गा रही है। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल। अब जिस बात का उनकी फैमिली मेम्बर्स को डर था एट लास्ट वही होता है। तो नेक्स्ट मॉर्निंग जो ग्रैंड मॉम है वो बीमार पड़ जाती है। इट वॉज अ माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। वो लोग डॉक्टर को बुलाते हैं और डॉक्टर बोलता है कि बस हल्का सा बुखार है और ये कुछ ही टाइम में चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर जो है वो कुछ अलग सोच रही थी कि डॉक्टर जो बोल रहा है वो शायद से सही नहीं है। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। वो उसको शायद से रियलाइज़ हो गया था कि अब उसका एंड जो है वो बहुत करीब आ चुका है, कि मतलब उसका टाइम आ चुका है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहेगी, वो इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray, she was not going to waste any more time talking to us. अब now she said that, वो बता रही है since only a few hours, सिर्फ कुछ घंटे उसकी शायद से डेथ के लिए बाकी हैं, और वो बता रही है कि before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। ठीक है, जैसे कि उसको रियलाइज़ हो रहा है कि सिर्फ उसके कुछ ही टाइम बाकी है उसकी लाइफ के, और उसने प्रे करना छोड़ दिया था। मतलब वो शाम से ही प्रे करना उसने बंद कर दिया था, वो प्रे नहीं कर रही थी। बट शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। वो बोल रही लेकिन अब वो थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं करेगी अपने फैमिली मेम्बर से बात करने के लिए।
वी प्रोटेस्टेड बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट। वी प्रोटेस्टेड मतलब उन्होंने उसके फैमिली मेम्बर्स ने दादी माँ को रोकने की कोशिश करी बट उन्होंने उसको भी इग्नोर कर दिया। दैट बट शी इग्नोर अवर प्रोटेस्ट। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स। वो शांति से अपनी बेड पर लेटी रही और प्रे करती रही और वही जाप जपती रही। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। इससे पहले कि वो कुछ सस्पेक्ट कर पाते, कुछ जान पाते, उनके जो लिप्स हैं जो पूरे टाइम प्रेयर में चल रहे थे वो अब मूव करना बंद कर देते हैं और उनकी जो लाइफलेस फिंगर्स हैं वो उससे जो उनकी रोजरी थी, जाप की माला थी, वो हाथ से गिर जाती है। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन अ फेस एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड। अ पीसफुल पैलर का मतलब होता है एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस। मतलब पेल अपीयरेंस मतलब जो चेहरा है वो पूरी तरीके से डल हो चुका है, वो एक अनहेल्दी है, मतलब समझ में आ रहा है देख के दैट शी वॉज डेड। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड एंड एज इन कस्टमरी, वो उसको बेड से नीचे उतार लेते हैं एंड एज इन कस्टमरी मतलब जो भी ट्रेडिशंस होते हैं, लेड हर ऑन द ग्राउंड मतलब कस्टम्स के हिसाब से, मतलब जो डेड बॉडी हो जाती है उनको शायद से बेड पे नहीं रखा जाता, उनको बेड से उतार के नीचे ग्राउंड पर लेटा दिया जाता है। एंड कवर्ड हर विद अ रेड शाउट, और उसको एक रेड शाउट से कवर कर देते हैं। शाउट का मतलब होता है कि मतलब एक पीस ऑफ क्लोथ होता है जिससे जो डेड बॉडी है उसको रैप कर दिया जाता है, मतलब उसमें लपेट दिया जाता है। आफ्टर अ फ्यू आवर्स ऑफ मोर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर अ म्यूनरल। अब थोड़े टाइम क्योंकि वो लोग उदास थे, वो लोग वहीं बैठे रहे, फिर वो उसको अकेला छोड़ के चले जाते हैं ताकि फ्यूनरल के लिए अरेंजमेंट्स कर सकें। In the evening, we went to her room with a crude stretcher to take her to be cremated. अब इवनिंग के टाइम पे वो लोग उसके रूम में वापस जाते हैं विद अ क्रूड स्ट्रेचर। क्रूड का मतलब होता है रफली मेड स्ट्रेचर, मतलब जिस पे उसको लेटा के लेकर जाया जाएगा। एक वो होते हैं ना लकड़ी की एक वो बनाई जाती है जिस पे डेड बॉडी को लेकर जाया जाता है, एक बैट टाइप का वैसा। तो वो क्रूड स्ट्रेचर उसके पास लेके जाते हैं टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। क्रीमेटेड का मतलब होता है जब किसी भी डेड बॉडी को बर्न कर दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है, दैट इज़ नोन एज क्रीमेटेड। तो वो उसको एक क्रूड स्ट्रेचर पे लेके जाते हैं ताकि उसकी बॉडी को क्रीमेट कर दिया जाए। द सन वॉज गेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांदा विद द ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। द सन वॉज सेटिंग मतलब सूरज अब उग चुका है और वो अच्छी खासी जो रोशनी है उसके रूम पे डाल रहा है। ब्लेज का मतलब होता है अ वेरी लार्ज बर्निंग फायर, मतलब उसका जो रूम है वो हीटअप हो चुका था, एकदम लिटअप था, मतलब काफ़ी रोशनी थी उसके रूम में विद ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। वी स्टॉप हाफ डे इन द कोर्ट यार्ड। वो वरांदा में आधे ही जाते हैं और फिर वहीं पर खड़े हो जाते हैं। ऑल ओवर द वरांदा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी लेड डेड एंड स्टिफ रैप इन द रेड श्राउड थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज सेट स्कैटर्ड इन द फ्लोर। अब पूरे बरामदा में और रूम में जहाँ पर ग्रैंड मदर की डेड बॉडी रखी हुई थी जो पूरी तरीके से रैप थी रेड श्राउड से, तो वहाँ पे काफ़ी हज़ारों स्पैरोज आके स्कैटर्ड मतलब डिसऑर्गेनाइज्ड वे में, मतलब उसके चारों तरफ फ्लोर पर बैठी रहती हैं। देयर वॉज नो चॉपिंग, मतलब वो कुछ भी आवाज़ नहीं निकाल रही हैं, वो एकदम शांत बैठी हुई हैं। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स एंड माई मदर फेल्ट सम ब्रेड फॉर दैम। अब उनको बर्ड्स के लिए काफ़ी सॉरी फील हो रहा था, दे वर सैड फॉर द बर्ड्स। और जो ऑथर की मॉम होती है वो कुछ ब्रेड्स लाती है और उनको पीसेस में तोड़ के वहीं बर्ड्स के लिए स्प्रेड कर देती है। अब जस्ट बिकॉज उन बर्ड्स को जो ग्रैंड मॉम है तकरीबन 10 to 15 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स तो अभी ऑथर को जाते हुए हो गया, फिर उससे पहले मतलब अबाउट हम बोल सकते हैं काफ़ी एक लंबे टाइम से वो स्पैरोज को फीड करा रही थी। तो इतने सारे जो बर्ड्स हैं उसके जानने वाले हो गए थे, उससे काफ़ी फैमिलियर हो गए थे, वो फ्रेंड्स बन चुके थे। तो इसलिए जो बर्ड्स है वो अब शांत थी। उनको शायद से यहाँ पे रियलाइज़ हो गया था कि जो लेडी उनको रोज़ फीड कराती है, उनकी फ्रेंड है, वो शायद से अब उनके बीच नहीं रही। तो इसलिए जो बर्ड्स हैं वो पूरी तरीके से अब यहाँ पर शांत हैं। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू एंड थ्रू इट टू दैम। और जो ऑथर की मॉम है उन्होंने बिल्कुल उसी तरीके से उसकी क्रम्स करे मतलब पीसेस करे जिस तरीके से उसकी ग्रैंड मदर करा करती थी, और वो स्पैरोज़ के सामने उन ब्रेड्स को डाल देती है। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो स्पैरोज़ हैं वो ब्रेड की तरफ नोटिस भी नहीं करती, ध्यान भी नहीं देती। ऑल द थिंग दैट दे कैन डू वॉज जस्ट बी साइलेंट।
अब स्पैरोज़ को भी जो है यहाँ पे बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि अब वो लेडी अब उनके बीच नहीं रही थी। When we carried my grandmother's corpse off, they flew away quietly. अब जब ऑथर और उसकी फैमिली ग्रैंड मदर के कॉप्स मतलब जो डेड बॉडी होती है उसको बोलते हैं कॉप्स, वो उसको वहाँ से ले जाते हैं तो वो जो बर्ड्स है वो बिल्कुल शांति से वहाँ से उड़ जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द नस्ट पे। अब दूसरी मॉर्निंग जो स्वीपर है मतलब जो झाड़ू लगाने वाला है वो सारे जो ब्रेड क्रम्स हैं वो डस्टबिन में डाल देता है। दैट मीन्स उन स्पैरोज़ ने उन ब्रेड क्रम्स की तरफ देखा भी नहीं, मतलब उनको खाया भी नहीं। तो वो एज इट इज़ जो स्वीपर रहता है उन ब्रेड क्रम्स को डस्टबिन में डाल देता है और जो स्पैरोज़ हैं वो अब वहाँ पर शायद से आना बंद कर देती होंगी, जो भी है। सो दिस वॉज द स्टोरी ऑफ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मतलब यहाँ पे एक ग्रैंड मदर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया गया है। डिस्क्राइब उनके ग्रैंड सन ने करा है जो कि ऑथर है। ऑथर का नाम है खुशवंत सिंह। तो खुशवंत सिंह ने यहाँ पर इस पूरी स्टोरी में अपना और अपनी ग्रैंड मॉम के बीच का रिलेशनशिप बताया और साथ में ही अपनी ग्रैंड मॉम को, उनके नेचर को पूरी तरीके से डिस्क्राइब किया, तब से जब से उनको जानता है और उनके लाइफ के एंड तक। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट please ask me. So the chapter was finished. Thank you.